हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ अवेंजर्स सीरीज की सबसे अंडररेटेड और अंडर एप्रिशिएटेड मूवी अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के बारे में। और फ्रेंड, इस वीडियो में आप सबका थैंक्स भी बोलना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मैंने इतने कम समय में 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए। और मैं सच कहूँ तो मैंने इतना सोचा भी नहीं था। आप लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में छुपी उन डिटेल्स के बारे में जिन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फ्यूचर काफ़ी हद तक चेंज कर दिया। और उन डिटेल्स के बारे में बात करूंगा जो हो सकता है हम अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में देखें। और एक डिटेल मैंने ऐसी भी ढूंढी है जो हो सकता है कि इंडियन सुपर हीरो से भी रिलेटेड हो। जो इंडियन सुपर हीरो है उसकी भी एक हिंट दे दी गई थी इस मूवी में। हो सकता है आपने मिस कर दी हो, तो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा क्योंकि मैं उस डिटेल को भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। डिटेल नंबर 1 आपको मैं बताता हूं। 17 मिनट्स 33 सेकंड पर मिलती है जब डॉक्टर हेलेन चो टोनी से कहती है कि नैनो टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर है और टोनी का जो सूट है वो एक तरह से यूजलेस है। और टोनी इस बात को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि यही मेरा प्लान है। तो फ्रेंड्स, इस मोमेंट पर टोनी स्टार्क एक्सेप्ट कर रहा है कि जो उसका आयरन सूट है वो उसको एक तरह से ख़त्म करने वाला है और एक न्यू टेक्नोलॉजी यानी कि नैनो टेक यूज़ करेगा, जैसा कि आपने एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर में देख ही लिया है। This is the next thing, Tony. Your clunky metal suits are going to be left in the dust. That is exactly the plan. फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल नंबर 2 को, जो आपको मिलेगी 19 मिनट्स 33 सेकंड पर। इस सीन में टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर आपस में बात कर रहे होते हैं कि अल्ट्रॉन बना लेते हैं जो अर्थ को एक प्रोटेक्शन देगा, एक ऐसा कवर होगा जिससे एलियंस क्रॉस नहीं कर पाएंगे। यानी कि ये जो मूवमेंट है हो सकता है व्हाट इफ सीरीज के लिए एक एपिसोड हो सकता है, क्योंकि व्हाट इफ सीरीज आपको पता है अपकमिंग मार्वल यूनिवर्स की एक एनिमेटेड सीरीज होगी जिसमें ऐसे सीक्वेंसेस दिखाए जाएंगे जो पॉसिबल नहीं हो पाए हैं। यानी कि आप एक मूवमेंट यानी एक एपिसोड इस पर भी देख सकते हैं कि क्या होगा कि अगर ये लोग अल्ट्रॉन को बनाने में कामयाब हो जाते हैं और कोई गड़बड़ नहीं होती, तब जाकर के अर्थ के चारों तरफ एक ऐसा कवच बन जाता जिसकी वजह से एलियन इन्वेजन हो ही नहीं पाता। क्योंकि इस सीन में ब्रूस बैनर कह रहा है कि अगर ऐसा पॉसिबल होगा तो उसके बाद यानी कि अर्थ के ऊपर केवल इंसान ही खतरा होंगे, यानी कि कोई एलियन इन्वेजन नहीं कर पाएगा। तो हो सकता है ये व्हाट इफ सीरीज के लिए एक ईस्टर एग हो। फ्रेंड्स, डिटेल नंबर 3 जो है आपको मिलेगी 23 मिनट्स 53 सेकंड के बाद। इस डिटेल में टोनी स्टार्क पेपर पॉट्स के बारे में बता रहा होता है और साथ ही साथ क्रिस हेम्सवर्थ यानी कि थॉर से पूछा जाता है कि जेन कहाँ है। तो थॉर जवाब देता है कि वो किस देश में है उसे नहीं मालूम, लेकिन उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है। वो जिस फील्ड में काम कर रही है शायद उसे यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ भी मिलने वाला है। मैं ये डिटेल मैंने इसलिए जोड़ी है क्योंकि ये लेडी थॉर से रिलेटेड है, क्योंकि हम सब ने ये सुना हुआ है कि लेडी थॉर के ऊपर भी कुछ अनाउंसमेंट्स हुए हैं और हो सकता है हम अपकमिंग फ्यूचर में मूवी भी देखें। तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि लेडी थॉर जो हैं जेन ही होंगी और ये अवेंजर्स अल्ट्रॉन में उनका आखिरी जिक्र था। इसके बाद अगर हम उन्हें देखेंगे तो सीधे मूवी में देखेंगे और हो सकता है कि लेडी थॉर जो मूवी है उसमें हम जेन को नोबेल प्राइज़ मिलते हुए देखें, या उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाए, या इसका जिक्र हो कि लेडी थॉर को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। तो इसीलिए मैंने इस डिटेल को जोड़ना ठीक समझा। 5 से 6 सेकंड की वीडियो आप इसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, डिटेल नंबर 4 की बात करूं तो ये आपको मिलेगी 27 मिनट्स 2 सेकंड पर। ये बहुत ही छोटी सी डिटेल है। आपको बैकग्राउंड में एक सरदार जी देखेंगे जब कैप्टन अमेरिका और ब्रूस बैनर आपस में बात कर रहे होते हैं। तो ब्रूस बैनर के पीछे आपको ब्लू पगड़ी में एक सरदार जी देखेंगे जो 1 या 1.5 सेकंड के लिए नज़र आते हैं और फिर चले जाते हैं सीढ़ी उतर के। तो उन सरदार जी को मैंने नोटिस किया और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ये मार्वल वाले इंडियंस को ही क्यों इस जगह रखेंगे, क्योंकि ये एक पार्टी थी, इम्पॉर्टेंट पार्टी थी। और सरदार जी को देख करके मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि ये एक तरह से इंडियन सुपर हीरो का रेफरेंस हो। तो मुझे लगा कि
वो ज़रूरी नहीं है। फिर मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ा रिसर्च किया, और इंडियन सुपर हीरो जो है मार्वल कॉमिक्स में, वो आपको पता है चक्र नाम का है। और फिर जब उसके बारे में मैंने और पढ़ा, तो चक्र का जो मेंटोर हैं जिनके अंडर में उसने अपना मिशन चलाया है, वो उनको भी डॉक्टर सिंह कहा जाता है। तो डॉक्टर सिंह का जो रेफरेंस है, हम इंडियंस लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि सरदार लोगों को भी हम सिंह साहब भी कहते हैं। तो हो सकता है कि ये जो एज ऑफ अल्ट्रॉन में है, एक इंडियन सुपर हीरो का एक छोटा सा ईस्टर एग भी हो सकता है। तो इनकेस हम फ्यूचर में अगर चक्र पर बेस्ड मूवी देखें, तो इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि जो चक्र का जो मेंटोर होंगे, वो हो सकता है यही डॉक्टर सिंह हों, जो इस पार्टी में आपको 2 सेकंड के लिए नज़र आए। क्योंकि मार्वल वाले एक एक डिटेल के पीछे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं सही भी हूँ, और मुझे लगा कि ये डिटेल मुझे आप लोगों को बता देनी चाहिए, तो मैंने आपको बता दी। अब मैं इसके बाद बढ़ता हूँ डिटेल नंबर 5 की तरफ। Up close. This ain't that. Look. फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ डिटेल नंबर 5 की, जो आपको मिलेगी 10 मिनट्स 27 सेकंड्स पर। इसमें टोनी स्टार्क की नाइटमेयर को दिखाया गया है, और इसमें दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क देखता है कि एक एलियन इन्वेजन होगा, और एवेंजर्स की टीम एक तरह से हारी हुई नज़र आई है। और ये नाइटमेयर जो थी, आपने एंड गेम में जाकर के, यानी इन्फिनिटी वॉर के एंड में और एंड गेम के आखिर में जाकर के काफ़ी हद तक सच साबित होती हुई देखी है। क्योंकि इस नाइटमेयर में दिखाया गया था कि एलियन इन्वेजन होगा, जो हमने एंड गेम में देखा कि होता है। इस नाइटमेयर में हल्क एक होपलेस या हेल्पलेस तरीके से पड़ा हुआ है, उठ नहीं पा रहा है। तो वो भी हमने इन्फिनिटी वॉर के स्टार्टिंग में ही देख लिया था, जब थैनोस हल्क को बहुत बुरी तरह से पीट देता है। उसके बाद हमने देखा है कि जो नताशा रोमानोफ यानी कि ब्लैक विडो है, वो शायद इस सीन में डेड थी, जिसे हमने इन्फिनिटी वॉर के एंड में यानी कि एंड गेम में देखा था। सोल स्टोन के लिए वो अपने आप को कुर्बान कर देती है। और फिर हमने सबसे इम्पॉर्टेंटली देखा था कि इस नाइटमेयर में दिखाया जाता है कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड टूटने वाली है, जिसे हमने एंड गेम के आखिर में देखा कि जब थैनोस उस पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से पागलों की तरह वॉर करता है, तो उसकी जो शील्ड है बीच से टूट जाती है। तो ये डिटेल भी काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों को पता भी है, और मैंने इसको फिर से इस वीडियो में जोड़ दिया ताकि मेरा वीडियो किसी तरह से डिटेल मिस ना करे। और मैं एक अपनी थ्योरी और जोड़ना चाहता हूँ कि हो सकता है कि व्हाट इफ का जो सीरीज़ है, क्योंकि ये जो रेफरेंस है एक तरह से व्हाट इफ का भी रेफरेंस हो सकता है, क्योंकि टोनी स्टार्क ने एंड गेम के आखिर में अपने आप को कुर्बान कर दिया था ताकि बाकी की टीम जिंदा रहे, हम लोग जीत सके। हो सकता है व्हाट इफ सीरीज़ का एक एपिसोड इस पर बेस्ड भी हम देखें कि टोनी स्टार्क अगर बचता, केवल टोनी स्टार्क जिंदा रहता, बाकी लोग मर जाते, तब क्या होता। ये भी हो सकता है कि हम व्हाट इफ में इस सीक्वेंस को आगे की तरफ देखें। तो दोस्तों, ये थी मेरी डिटेल नंबर 5। अब हम बढ़ते हैं डिटेल नंबर 6 की तरफ। फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ डिटेल नंबर 6 की, जो आपको मिलेगी 35 मिनट्स 25 सेकंड के आसपास। इसमें टोनी स्टार्क बाकी सबको ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि अल्ट्रॉन बनाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उसका ये कहना था कि हमारे ठीक ऊपर हमसे एलियन कभी भी आ सकते हैं अटैक करने के लिए, और अगर हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं हुए तो हम हार जाएंगे। तो इस बात को सुनकर कैप्टन अमेरिका कहता है कि अगर ऐसा होगा भी तो हम साथ में हारेंगे। और ये मोमेंट एक ऐसा था जिसमें टोनी स्टार्क या बाकी की जो टीम है, वो इस बात को एक्सेप्ट कर रही थी कि हम एक लॉन्ग रन में हारने वाले हैं, और हारेंगे भी तो साथ में हारेंगे। तो एक तरह से हमने इन्फिनिटी वॉर के लास्ट में देखा कि एवेंजर्स की टीम हार जाती है, जो कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में उस बात की हिंट दे दी गई थी कि एलियन इन्वेजन फिर से होगा, और एवेंजर्स यानी कि हमारे हीरोज़ जो हैं वो इस बार हारेंगे। तो ये वो मोमेंट था जहां पर एक्सेप्ट किया जा रहा है कि एवेंजर्स की टीम हार भी सकती है। फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ डिटेल नंबर 7 की, जो आपको मिलेगी 41 मिनट्स 29 सेकंड के आसपास। इसमें क्लॉ का जिक्र है, और जब उसकी फाइल देखी जाती है तो उसकी पूरी डिटेल लिखी होती है, और उसी डिटेल को जब आप जूम इन करके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो क्लॉ के ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उनकी डेथ पैंथर की वजह से हुई थी। और इसी सीन में जो ब्रूस बैनर है वो वकांडा का भी नाम लेता है,
तो ये जो सीन था, ये जो मूवमेंट था, वकांडा और ब्लैक पैंथर का जिक्र था, ईस्टर एग था, जिसको हमने इस मूवी के बाद सिविल वॉर और ब्लैक पैंथर में और इन्फिनिटी वॉर एंड गेम में ब्लैक पैंथर को देख करके ये डिटेल हमारी कंफर्म हो जाती है। यानी कि ये जो एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन थी उसमें ब्लैक पैंथर का भी जिक्र किया गया था। सो फ्रेंड्स, अब नंबर है डिटेल नंबर 8 का, जो आपको मिलेगी 50 मिनट्स 50 सेकेंड्स में। इसमें आपको नजर आएगा कि जो हेमडेल है वो थॉर से कह रहा है कि तुम हम सबको हेल की तरफ यानी कि नर्क की तरफ ले जा रहे हो, उसने देख लिया है। तो ये जो जिक्र था, रेफरेंस था, ये था थॉर रग्नारॉक का, यानी रग्नारॉक की प्रोफेसी की तरफ इशारा था कि हम बहुत जल्द थॉर को रग्नारॉक की प्रोफेसी कंप्लीट करते हुए देखेंगे और उसका जो एसगार्ड है वो नष्ट होने वाला है। और फिर इसी के बाद ये जो नाइटमेयर उसकी जब कंप्लीट होती है तो आपको 51 मिनट्स 30 सेकंड के आसपास नजर आएगा कि थॉर की बॉडी से जो है थंडर निकल रहा है। थॉर अपने साथ हैमर नहीं लिए हुए। तो ये भी एक तरह का रेफरेंस था रग्नारॉक मूवी की तरफ, क्योंकि रग्नारॉक में हमने देखा कि जो थॉर है उसका हैमर डिस्ट्रॉय हो जाता है म्योनिर, और उसको थंडर जनरेट करने के लिए म्योनिर की किसी भी तरह से ज़रूरत नहीं पड़ती है। थंडर थॉर खुद से जनरेट कर सकता है। तो एज ऑफ अल्ट्रॉन में इस बात की हिंट दे दी गई थी कि थॉर को थंडर जनरेट करने के लिए म्योनिर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ एक डिटेल आपको और नज़र आएगी कि जो थॉर से थंडर निकल रही है उससे जो लोग मरे हैं वो डस्टेड हुए हैं, यानी कि इस थंडर की वजह से लोग डस्ट में उड़ गए हैं। तो ये एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये इन्फिनिटी वॉर की तरफ इशारा था कि हो सकता है मे बी इन द फ्यूचर सम ऑफ द रीजंस की वजह से लोग डस्ट में बन सकते हैं, डस्ट में तब्दील हो सकते हैं, और ये हमने बखूबी देखा हुआ है। और इसके साथ साथ एक डिटेल और थी इस नाइटमेयर में कि इसमें थॉर को इन्फिनिटी स्टोन्स भी नज़र आते हैं। तो इन्फिनिटी स्टोन तो नज़र आते हैं, ये तो आपने नोट किया होगा, लेकिन शायद ये नोट नहीं किया होगा कि जो इन्फिनिटी स्टोन उसे नज़र आए हैं वो एक गॉन्टलेट के फॉर्म में नज़र आए, यानी कि एक फिस्ट के 4 गॉन्टलेट्स की तरह आपको, मतलब 4 स्टोन्स जो है फिस्ट की तरह आपको नज़र आएंगे। अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे, मैं इसकी पिक डाल देता हूँ ताकि आप समझ सकें। तो ये थी मेरी डिटेल नंबर 8। अब मैं आगे बढ़ता हूँ डिटेल नंबर 9 की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ डिटेल नंबर 9 की। इसमें ये आपको मिलेगी 50 मिनट्स के आसपास। इसमें आपको नज़र आएगा कि ब्लैक विडो का ऑरिजिन कैसे हुआ, उसकी ट्रेनिंग वगैरह कैसे हुई, और आपको कैप्टन अमेरिका की ऑल्टरनेट लाइफ भी देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, हम सब ऑलरेडी जानते हैं कि ब्लैक विडो की सोलो मूवी बहुत जल्द आने वाली है, उसमें हम ऑरिजिन को बहुत और ज़्यादा डिटेल से देखेंगे। तो मेरे कहने का मतलब था कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में ब्लैक विडो के ऑरिजिन को दिखा दिया गया था, और फिर इसके बाद कैप्टन अमेरिका की ऑल्टरनेट लाइफ को भी दिखा दिया गया था। और हम सब ने ऑलरेडी देख लिया होगा कि एंड गेम के एंड में कैप्टन अमेरिका अपनी ऑल्टरनेट लाइफ को चुन लेता है, और फिर तब जाकर के फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की नींव रखी जाती है। यानी कि ये जो एज ऑफ अल्ट्रॉन थी, ये एक तरह से बहुत छोटा सा हिंट इस बात के लिए भी थी कि हम इन फ्यूचर में एक ऑल्टरनेट कैप्टन अमेरिका देखेंगे। यानी कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का जो एक छोटा सा डिटेल था, हालांकि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का नाम तो नहीं लिया गया था, लेकिन ये एक छोटा सा डिटेल था जो हमने एंड गेम के लास्ट में जाकर के कंफर्म हुआ है। तो ये भी मैंने अपने इस वीडियो में ऐड कर दिया। सो फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ इस वीडियो की लास्ट और 10th डिटेल के बारे में, जिसके लिए आपको मूवी के बिल्कुल लास्ट सीन पर जाना पड़ेगा, जब कैप्टन अमेरिका के सामने न्यू एवेंजर्स खड़े होते हैं जिन्हें उसे ट्रेन करना होता है। तब कैप्टन अमेरिका वहाँ जाकर के बोलता है अवेंजर्स, और इसके आगे जो भी वो बोल रहा होता है फिल्म का सीन कट कर दिया जाता है। हालांकि इसके बाद वो क्या बोलता है उसको सुनने के लिए हमें एंड गेम तक जाना पड़ा, और एंड गेम के लास्ट में जब बाकी सारे एवेंजर्स जिंदा होकर के वापस आ जाते हैं, यानी कि उस जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं वॉर वाले एरिया पर, वॉर जोन पर, तब कैप्टन अमेरिका इस डायलॉग को कंप्लीट करता है। और वो डायलॉग आपको ऑलरेडी पता है, वो क्या था, अवेंजर्स असेंबल। यानी कि अवेंजर्स असेंबल नाम के डायलॉग की हिंट जो है, यानी कि आधा डायलॉग एज ऑफ अल्ट्रॉन के लास्ट में बोल दिया गया था। तो ये बहुत ही प्यारी सी डिटेल थी जो काफ़ी लोगों को पता होगी और कुछ लोगों को नहीं पता, उसके लिए मैंने इस वीडियो में डाल दी है। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरी जितनी डिटेल्स थी, मैंने इस मूवी में अपने हिसाब से कलेक्ट की है और कोशिश की है कि आप लोगों को मैं कुछ नई डिटेल्स दे सकूं। हो सकता है मैंने जितनी भी डिटेल्स दी हूँ उनमें से काफ़ी हद तक आपको पता हो, ये भी हो सकता है कि काफ़ी डिटेल्स आपको ना पता हो,
मैंने इस मूवी को बहुत ध्यान से देखा है ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सके, क्योंकि कॉमिक मूवी फ़ैन के लिए जितना ज़्यादा डिटेल दो उतना कम होता है। अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर मेरे वीडियो में जो मैंने मेहनत की आपको ज़रा भी पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरा चैनल नया है, मैं आप लोगों का सपोर्ट चाहता हूँ ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी अगली वीडियोस देखना है तो मेरे चैनल का नाम थोड़ा सा बहुत सिंपल है, लेकिन उसकी क्या है स्पेलिंग ऐसी है कि उसको सर्च करोगे तो वीडियो मिलेगा नहीं। इसके लिए मैंने अपने चैनल पर कीवर्ड डाला हुआ है, तो अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो सिंपली यूट्यूब पर जाकर के एक्सपर्ट रिव्यू एंड एनालिसिस टाइप कर दें तो मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। आपको टाइप करना होगा केवल एक्सपर्ट रिव्यू एंड एनालिसिस। ये 4 वर्ड्स आप टाइप करेंगे तो आपको मेरी वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगी, जिससे कि आप मेरी वीडियो से अपडेट होते रहेंगे। और आप बेल आइकन प्रेस कर लें, इससे अच्छा क्या होगा, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो मेरी सारी वीडियोस आपको मिल ही जाएंगी। इन केस अगर आप नहीं करते हैं तो मैंने आपको फ्यूचर के लिए बता दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।